नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आजकल हिंदी पट्टी के राज्यों में चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हो रही है। ममता बनर्जी की हो रही है, बीजेपी की बंगाल ब्रिगेड की हो रही है, असम की चाय की चर्चा हो रही है, हिमंत बिस्वा शर्मा की प्रचार शैली की चर्चा हो रही है, गौरव गोगोई द्वारा बिठाए जा रहे वोटों के गणित की चर्चा हो रही है। लेकिन तमिलनाडु का चुनावी अखाड़ा भी कम रोचक नहीं है। दक्षिण भारत के मसालेदार सांभर की तरह ही तमिलनाडु की चुनावी राजनीति भी बहुत तीखी और चटपटी है। तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में गठबंधन है, फ्रीबीज है, विरासत की सियासत आगे बढ़ाते नेता हैं, सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार हैं जो हाथों में सीटी लिए एक नए तरह की राजनीति का वादा कर रहे हैं। कभी तमिल राजनीति जयललिता और करुणानिधि की परिक्रमा किया करती थी, पर तमिल राजनीति के दोनों दिग्गज अब चेन्नई के मरियाना बीच पर चिर निद्रा में सो रहे हैं। साल 2016 में जयललिता के निधन के बाद उनकी एआईएडीएमके आपसी गुटबाजी में कमजोर हो गई, पर 2018 में करुणानिधि के निधन के बाद डीएमके को एमके स्टालिन ने संभाला और 2021 से सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनकी राजनीति फ्रीबीज योजनाओं के साथ द्रविड़ सामाजिक न्याय के खंभों पर खड़ी दिखाई देती है। डीएमके ने अपना किला को बचाए रखने के लिए कांग्रेस समेत कई दलों के साथ गठबंधन किया है। वहीं सत्ता में वापसी के लिए एआईएडीएमके ने बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में आज मैं आपको तमिलनाडु के सियासी मिजाज और वहां के सामाजिक ताने बाने में समय समय पर होने वाली हलचलों से रूबरू कराने का फैसला किया है। आपको बताऊंगी कि तमिल पावर पॉलिटिक्स को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते रहे हैं। तमिल राजनीति से सिनेमाई चेहरों का जादू खत्म हो गया या इस बार दक्षिण के सुपरस्टार थलापति विजय का चमत्कार दिखेगा। क्या विजय तमिल राजनीति में वो मुकाम पा पाएंगे जो कभी एमजीआर या जयललिता की हुआ करती थी? आंदोलन के गर्भ से कैसे फूटी द्रविड़ राजनीति की धारा और वो धारा किन किन पड़ावों से गुजरते हुए 2026 तक पहुंच गई है। आज तमिल राजनीति से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों को पलटते हुए तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम तमिल राजनीति के तिलिस्म में। तमिलनाडु की सियासत और वहां के सामाजिक ताने बाने को समझने की शुरुआत कहां से की जाए, ये तय करना भी बहुत मुश्किल काम है। तमिलनाडु की जब बात आती है तो मेरी आंखों के सामने 1000 साल पुराना तंजौर का बृहदेवेश्वर मंदिर आता है। उसके शिखर पर रखा विशालकाय पत्थर आता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उस जमाने में न लिफ्ट थी न क्रेन, फिर इतने बड़े पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे फिट किया गया होगा। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर का रामनाथ स्वामी मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर जैसे दिव्य भव्य मंदिरों के पीछे की कहानियां बड़ी दिलचस्प है। समाज को आगे बढ़ाने में इन विशालकाय मंदिरों की बड़ी भूमिका रही है। मंदिरों से इतर बात की जाए तो वहां के मसालेदार सांभर के साथ डोसा, इडली, वड़ा, केले के पत्ते पर चावल और रसम, कोकोनट की चटनी और सांभर के साथ साथ लेमन राइस का भी ख्याल आता है। तमिलनाडु के इंजीनियरिंग कॉलेजों में उत्तर भारत के छात्र बड़ी संख्या में पढ़ने जाते हैं। खान पान, रहन सहन के मामले में बहुत हद तक उत्तर दक्षिण के बीच की दूरियां मिटती जा रही हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति का मिजाज अलग है। शायद यही वजह है कि 1967 के बाद वहां सत्ता की धुरी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं। राष्ट्रीय पार्टियां उनके पीछे खड़ी रही। तमिलनाडु का इतिहास बहुत पुराना है। तमिल समाज और वहां की सियासत को समझने के लिए कैलेंडर को करीब 110 साल पीछे पलटना पड़ेगा। उस दौर में दक्षिण भारत के ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलित और पिछड़ी जातियां एकजुट हो रही थी। तब आज का तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 3.2% थी, लेकिन चारों ओर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इसके विरोध में 1892 में ही मद्रास समाज सुधार संघ की स्थापना हुई।
कई मौकों पर ब्राह्मणों और पिछड़ी जातियों में टकराव सामने आने लगा। कांग्रेस के तौर तरीकों से नाराज कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ी। बात 1916 की है। कांग्रेस से बगावत कर निकले टीएम नायर और सीपी त्यागराज चेट्टियार जैसे नेताओं ने दक्षिण में पहली बार गैर ब्राह्मणवाद संस्था साउथ इंडियन लिबरल एसोसिएशन की छतरी तानी। उसी दौर में गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र भी जारी हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ तमिल समाज एक बड़े उथल पुथल और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजरने लगा। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ दलित और पिछड़ी जातियां एकजुट होने लगी। ब्राह्मण खुद को आर्यों का पूर्वज और संस्कृत को अपनी संस्कृति का हिस्सा बताते। उस दौर में तमिल भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव था। तमिल समाज में एक ऐसे आंदोलन ने जोर पकड़ा जिसका मकसद था तमिल भाषा को संस्कृत के चंगुल से आजाद करवाना। एक ओर भाषा की पहचान की लड़ाई, दूसरी ओर सामाजिक बराबरी की जंग। बात करीब 100 साल पुरानी है। वो साल था 1916 का। ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने जन्म दिया जस्टिस पार्टी को। इस पार्टी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस और ब्राह्मण प्रभुत्व को सीधी चुनौती दी। जस्टिस पार्टी की मांग थी गैर ब्राह्मणों को भी वैसा ही प्रतिनिधित्व मिले जैसा उस दौर में मुसलमानों को मिल रहा था। जस्टिस पार्टी की एजेंडा का जो है पॉलिटिकल विजन कह लीजिए एक प्रकार से, सामाजिक विजन कह लीजिए एक प्रकार से, तो वो उनके जो है विजन में समानता, सामाजिक समानता और महिलाओं की बराबरी और जो पुरुष सत्ता समाज जो है उसके खिलाफ भी ये आंदोलन चलाया गया था। जस्टिस पार्टी की मांग पर 1919 में मद्रास असेंबली में गैर ब्राह्मणों के लिए 28 सीटें रिजर्व कर दी गई। ये वहां के सामाजिक समीकरणों का ही नतीजा था कि जस्टिस पार्टी ने 1920 के चुनाव में 98 में से 93 सीटें जीत ली। लेकिन अंग्रेजी सरकार के साथ खड़ी होने की वजह से जस्टिस पार्टी लोगों के मन से उतरने लगी। तब दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के परचम को आगे बढ़ाया ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने, जो कभी हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर असहयोग आंदोलन से लोगों को जोड़ने में अहम किरदार निभा चुके थे। परियार ने संस्कृत भाषा का विरोध शुरू किया और इसे दक्षिण में आर्य उपनिवेशीकरण का प्रतीक बताने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था और मान्यताओं को चुनौती दी। उनके आत्मसम्मान आंदोलन से लोग बहुत तेजी से जुड़ने लगे। पेरियार की दलीलें तमिल समाज के दलितों और पिछड़ी जातियों को बहुत सुकून दे दी। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि तमिल समाज का बड़ा हिस्सा क्यों उबल रहा है। तो सब लोग मिले, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, दलित्स, अदर नॉन ब्राह्मण्स, कास्ट हिंदूज कहते हैं ना इंग्लिश में, जाति लोग, पिछड़े जाति वही कहते हैं हिंदी में, बैकवर्ड कास्ट, वो सब इकट्ठे हुए हैं। तो बड़ा आंदोलन हुआ है और सेंसिटाइजेशन हुआ है। तो महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कर्नाटका और तमिलनाडु में हुआ है। और उसमें बड़ा पार्ट पेरियार ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। रामास्वामी पेरियार अच्छी तरह जानते थे कि हिंदी पट्टी में रामायण और भगवान राम का कितना ऊंचा स्थान है। ऐसे में उन्होंने रामायण को अलग चश्मे से देखना शुरू किया। उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से नई रामायण लिख डाली, जिसमें रावण को एक आदर्श द्रविड़ बताने की कोशिश की। पेरियार की अगुवाई में एक ऐसी आंधी चली जिसमें दक्षिण भारत की सामाजिक लड़ाई एक नई परिभाषा में ढलने लगी। ब्राह्मण बनाम दलित, आर्य बनाम द्रविड़। पेरियार जो थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका मेन पर्पस क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में वो एक एंटी कास्ट एक एंटी कास्ट मूवमेंट की स्थापना का मतलब कि सोच रहे थे वो, कि जिसमें मतलब इस देश से कास्ट मतलब जातिवाद हटनी चाहिए। क्योंकि और जातिवाद में खासकर कौन थे उस टाइम, कौन मतलब जिनका सबसे ज्यादा हावी थे? ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो जो है पब्लिक ऑफिसेस में चाहे हो
सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से और जो है राजनीतिक तौर से ब्राह्मण कम्युनिटी बिल्कुल हावी थी और छाई हुई थी। तो जो एंटी कास्ट जो ये मूवमेंट चला, आंदोलन चला, उसमें वो जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो गया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये पहचान, बराबरी और आत्मसम्मान की लड़ाई थी जिसने दक्षिण भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। द्रविड़ आंदोलन से पैदा हुए ज्वार ने रामासामी पेरियार को दक्षिण भारत का नायक बना दिया। दलित और पिछड़ी जातियों के बीच उनकी छवि एक मसीहा की बन गई। तमिलनाडु की जमीन पर आंदोलन और सियासत दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। वो साल 1937 का था। मद्रास प्रेसिडेंसी का चुनाव जीतकर सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो पूरे देश में राजा जी के नाम से मशहूर थे। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। उनके इस फरमान के विरोध में तमिल भाषी लोग सड़कों पर उतर आए। मद्रास की सड़कों पर प्रचंड विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन राजा जी अपने फैसले से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदी विरोध के नाम पर पेरियार ने पहले से मोर्चा खोल रखा था। उस दौर तक जस्टिस पार्टी की कमान पेरियार के हाथों में आ चुकी थी। उन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया और पहली बार इस पार्टी के बैनर तले द्रविड़ नाडु यानी द्रविड़ों का देश बनाने की मांग उठी। द्रविड़ आंदोलन ने सूबे के उग्र सोच वाले नौजवानों से लेकर नास्तिक तक को एक छतरी के नीचे ला दिया। पेरियार के दलित और पिछड़ी जातियों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के आंदोलन से सीएन अन्नादुरई जुड़ गए, जो तमिल फिल्मों और नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। नाटकों के डायलॉग लिखते लिखते सीएन अन्नादुरई तमिल समाज पर फिल्म कलाकारों के असर को अच्छी तरह भांप चुके थे। तमिल सिनेमा से जुड़े कलाकार स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में उनका समाज के हर वर्ग से लगातार जुड़ाव बना हुआ था। अन्नादुरई की वजह से तमिल सिनेमा के सितारे भी द्रविड़ आंदोलन के मंचों पर दिखने लगे। अन्नादुरई ने पहली बार तमिल सिनेमा में ये ना तमिलनाडु में लोगों की जो ये एक अप्रोच है मूवी के लिए वो बहुत अलग है। बाकी जो जैसे इनका केरल या आंध्रा और उससे ऐसे नहीं है, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है तमिल लोगों का। वो उन्होंने अन्नादुरई ने इसको वेरी इफेक्टिवली उन्होंने इसको यूज किया था। साल 1944 में जस्टिस पार्टी का नया अवतार द्रविड़ कड़गम के रूप में सामने आया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन द्रविड़ आंदोलन के भीतर एक बड़ा वैचारिक संघर्ष जन्म ले चुका था। इसके दो बड़े नेता पेरियार और अन्नादुरई अलग अलग राह पर खड़े थे। पेरियार चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखने के पक्ष में थे, तो अन्नादुरई सत्ता के रास्ते बदलाव लाना चाहते थे। मतभेद धीरे धीरे टकराव में बदल गए, लेकिन जब पेरियार ने अपनी उम्र से करीब 40 साल छोटी महिला से विवाह किया तो टकराव खुलकर सामने आ गया। द्रविड़ कड़गम दो हिस्सों में बंट गया। अन्नादुरई एक बहुत ही हम्बल परिवार को बिलोंग करते थे और वो भी मतलब पेरियार के का जो विजन था, उनकी जो सोच थी उससे बहुत प्रभावित। बाद में उनमें जो डिफरेंसेस हुआ अलग बात है, लेकिन शुरुआती के दौर में और काफी सालों तक और एंटी हिंदी एजिटेशन जो चला, जो दो दौर में चला, 1938 में और उसके बाद 1960 और 65 तक जो एंटी हिंदी एजिटेशन चला, उसमें अन्नादुरई जी का बहुत बड़ा रोल था स्टूडेंट्स को जो लामबंद करने में। और यही मतलब जस्टिस पार्टी का जो एजेंडा था उसको आगे भी करने में उनका बहुत गहरा विजन था। पेरियार से नाता तोड़कर अन्नादुरई ने अलग नई पार्टी बनाई, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके।
इसके बाद अन्नादुरई ने अपनी पार्टी से तमिल सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों और लेखकों को जोड़ना शुरू किया। इससे तमिल सिनेमा से जुड़े NS कृष्णन, MR राधा, शिवाजी गणेशन, SS राजेंद्रन, MG रामचंद्रन, M करुणानिधि जैसे चेहरे DMK के मंचों पर दिखने लगे। सिनेमा हॉल में MGR का फिल्म या शिवाजी गणेशन का फिल्म, जैसे अभी रजनीकांत एंड कमल हासन, दीज टू स्टार्स, सुपरस्टार्स, MGR एंड शिवाजी गणेशन। अन्नादुरई was a script writer. Karunanidhi was also a script writer. All had some links with cinema. तो इसके माध्यम से द्रविडियन मूवमेंट को कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड किया धीरे 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 धीरे। MG रामचंद्रन जो कि एक फिल्म अभिनेता के रूप में उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए, और चाहे वह कुली का रोल हो, चाहे वह मछुआरे का रोल हो, चाहे वह एक अनएम्प्लॉयड यूथ का रोल हो, लगभग हर ऐसा रोल जिसमें कि लोगों की सहानुभूति उस किरदार के साथ होती थी, वह एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल पार्ट बना था इस सोशल रेवोल्यूशन का। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स का स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव सादा था। इसकी बड़ी वजह यह भी थी बड़े सितारों का अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करना। अन्नादुरई की कलम से निकले नाटकों ने तमिल रंगमंच पर तो अपनी खास पहचान बनाई ही, समाज के भीतर उठ रहे ज्वार को भी अपने नाटकों के जरिए लोगों के सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी लोकप्रियता का कमाल था कि DMK की सभाओं में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। पहले पर्दे के सितारों की लोकप्रियता और मौजूदगी ने DMK की अगुवाई में द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू किया। तमिलनाडु में सरकार कांग्रेस की थी और DMK सूबे में अपने लिए बड़ा सियासी आसमान तलाश रही थी। वो साल 1953 का था। मॉनसून के दस्तक के साथ ही तमिलनाडु के लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिल चुकी थी, लेकिन सूबे में हिंदी विरोध की आग लगातार धधक रही थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक फैसले से DMK को हिंदी विरोध का बड़ा मौका मिल गया। दरअसल उत्तर भारत के एक कारोबारी हुआ करते थे, रामकृष्ण डालमिया। उन्होंने कल्लाकुड़ी में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई। इससे इलाके के बेरोजगारों को नौकरी मिली। देखते ही देखते इलाके की तस्वीर बदलने लगी। ऐसे में कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के इरादे से तब की कांग्रेस सरकार ने 15 जुलाई 1953 को कल्लाकुड़ी का नाम बदलकर डालमियापुरम कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ DMK ने मोर्चा खोला और इसकी अगुवाई कर रहे थे 29 साल के करुणानिधि। आंदोलनकारियों को जहां भी हिंदी में लिखे बोर्ड दिखे, उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया या कालिक पोत दी गई। करुणानिधि की अगुवाई में कार्यकर्ता पटरियों पर लेट गए। प्रदर्शन को स्थानीय लोगों का जमकर समर्थन मिला। करुणानिधि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 5 महीने बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो DMK में उनका कद एकाएक बहुत ऊंचा हो चुका था। सूबे में वो हर साल हिंदी विरोधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने लगे, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग जुटने लगे। करुणानिधि के हिंदी विरोध का स्टाइल सूबे के तत्कालीन कामराज सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। 1949 में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब तय हुआ कि 26 जनवरी 1965 से सिर्फ हिंदी ही भारत की इकलौती राजभाषा होगी। जैसे जैसे 26 जनवरी 1965 की तारीख नजदीक आती जा रही थी, DMK का हिंदी विरोध तेज होता जा रहा था। तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री सरकार भी मन बना चुकी थी कि तय तारीख को ही हिंदी लागू किया जाएगा। ऐसे में DMK ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। CN अन्नादुरई चाहते थे कि हिंदी लागू किए जाने के विरोध में लोग अपने घरों के बाहर काला झंडा लगाएं। इसके लिए तारीख चुनी गई 25 जनवरी 1965। तमिलों ने हिंदी का प्रचंड विरोध शुरू किया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब भारत नेहरू के बाद में लिखा है,
तमिलनाडु के सैकड़ों गांवों में हिंदी के पुतले जलाए गए और हिंदी किताबों की होली जलाई गई। हिंदी से संबंधित संविधान के पन्नों तक को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों से भी हिंदी के चिन्ह या तो हटा दिए गए या उस पर कालिख पोत दी गई। तमिलनाडु के शहरों कस्बों में पुलिस और गुस्साए छात्रों के बीच झड़पें हुई। विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पों का सिलसिला करीब 2 हफ्ते तक चला, जिसमें कईयों की जान गई, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए तत्कालीन शास्त्री सरकार को अपना इरादा बदलना पड़ा और हिंदी भारत की इकलौती राजभाषा नहीं बन पाई। लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो संबोधन के जरिए भरोसा दिया कि हर एक प्रांत को पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी पसंद की भाषा में या अंग्रेजी में कामकाज कर सकता है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ। इसे डीएमके ने अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। 60 के दशक में हिंदी के खिलाफ हुए आंदोलन ने डीएमके को तमिलनाडु के सियासी फलक पर बड़ी पहचान दिलाई। ये एक सोशल रेवोल्यूशन की तरह बन गया और धीरे धीरे ये सोशल रेवोल्यूशन जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया और उस पॉलिटिकल मूवमेंट से ही हमने देखा कि द्राविड़ कड़गम, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम और बाकी अन्य जो द्रविडियन पार्टीज हैं वह इससे निकल कर आई थी। कैलेंडर पलटा और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। मजबूत वैचारिक जमीन और चमकदार चेहरों के साझा संघर्ष का ही कमाल था कि 1967 में डीएमके ने सूबे से कांग्रेस का सफाया कर दिया। डीएमके की आंधी में के कामराज जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता भी तिनके की तरह उखड़ गए। सूबे की 222 सीटों में से 137 पर डीएमके ने जीत हासिल की। तमिल राजनीति में हुए इस बदलाव ने पूरे भारत को दंग कर दिया। तमिलनाडु में 60 से अभी तक कांग्रेस उधर वापस अपना उसका है ना अपना वापस इट नेवर गॉट इट्स ग्लोरी बैक देयर। तमिलनाडु में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो डीएमके की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सीएन अन्नादुरई। उनके साथ खड़े थे तब के मशहूर पटकथा लेखक एम करुणानिधि। 3 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने आखिरी सांस ली। अपने 678 दिन के कार्यकाल में उन्होंने 2 भाषा यानी तमिल और अंग्रेजी, समाज सुधार और सरकारी मदद को लेकर लकीर खींची। उसी को आज भी तमिल राजनीति चमकदार बनाने में जुटी हुई है। सीएन अन्नादुरई के निधन के बाद हिंदी विरोध और द्रविड़ गर्व के मुद्दे को आगे बढ़ाया तमिल सिनेमा के लेखक और कवि एम करुणानिधि ने। उनके साथ मजबूती से खड़े थे मारुदुर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर, जो अपनी जवानी के दिनों से ही खादी के कपड़ों में नजर आते थे। उनका जादू तमिलनाडु के लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। पर्दे पर उनकी छवि एक ऐसे नायक की थी जो शोषण करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ता था। रुपहले पर्दे पर उनकी ऐसी चमकदार छवि गढ़ने में करुणानिधि की स्क्रिप्ट का अहम योगदान था। अन्नादुरई के निधन के बाद डीएमके की कमान पूरी तरह से के करुणानिधि के हाथों में आ गई। उनके समर्थक उन्हें कलेंगार यानी कला का विद्वान कहकर पुकारते थे। अन्नादुरई के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे करुणानिधि और एमजीआर की हैसियत नंबर 2 की हो गई। सफलता और शोहरत के बुलंदियों पर खड़े एमजीआर के पैर हमेशा जमीन पर रहे। उनके दिल में समाज के गरीब और कमजोर लोगों के लिए खास जगह थी। वो जरूरतमंदों की मदद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एमजीआर जब गरीबों के बीच होते तो उनकी जबान बोलते, उनके दुख दर्द में साझीदार बन जाते। उनकी इसी अदा ने उन्हें तमिल समाज में असल जिंदगी का महानायक बना दिया। एमजीआर की जो पॉपुलैरिटी थी वो इस बात से थी कि हर गरीब आदमी, गरीब औरत, गरीब बच्चे को ये लगता था कि उनका मसीहा जो है वह एमजीआर है। और इसके चलते हुए उन्होंने जिस तरह के किरदार निभाए थे, चाहे वह पुलिस वाला हो या मछुआरा हो, वह समाज के हर तबके के साथ एक लाइफस्टाइल बनाकर जीने का उन्होंने एक एटीट्यूड और एक स्टाइल सा बना लिया था कि चाहे वे ऑटो रिक्शा वाले हों, रिक्शा वाले हों, कोई भी हो, उनको लगता था कि उनके हमदर्द एमजीआर हैं। और ये एक चीज़ जो थी उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा देती थी।
एमजीआर का लोगों से जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1971 में डीएमके फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। दोबारा करुणानिधि मुख्यमंत्री बने। लेकिन सत्ता का एक मिजाज ये भी होता है कि आपसी संघर्ष के लिए माहौल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस दौर में सीएम करुणानिधि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो एमजीआर से उनकी तलखी बढ़ने लगी। मामला इस हद तक गया कि करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में तमिल सिनेमा और सियासत की एक सुपरहिट जोड़ी टूट गई। एमजीआर ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम से अलग पार्टी बना ली। तमिल सरोकार, सिनेमा और सियासत तीनों नदी की धारा की तरह आगे बढ़ रहे थे। एमजीआर ने भी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए तमिल सितारों का जमकर इस्तेमाल किया, उसमें ग्लैमर को भी जोड़ा और साल 1977 में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले पहले अभिनेता बन गए। तमिलनाडु का नहीं है वो आदमी, वो केरला का है, वो मलयाली है। वो जीता है, मरने तक करुणानिधि उसको हरा नहीं पाया। तो ये अलग हो गया, ये पर्सनल रीजन से पॉलिटिकल रीजन हो गया। एमजीआर ने अपनी सरकार के टॉप एजेंडे में लोक कल्याणवाद को रखा। इससे द्रविड़ कड़गम का मूल तर्कवादी और ब्राह्मण विरोधी एजेंडा कमजोर हो गया। उनकी पार्टी से जुड़े लोग उस दौर में संसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। दरअसल तमिल राजनीति में उनकी शख्सियत के सामने दूसरे सियासी दलों के नेताओं की छवि बौनी दिख रही थी। तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों की परिक्रमा करने लगी। एक ओर करुणानिधि की अगुवाई वाली डीएमके थी तो दूसरी ओर एमजीआर की अगुवाई वाली एआईएडीएमके। दोनों पार्टियों की वैचारिक जमीन भी एक सी ही थी, लेकिन करुणानिधि की तुलना में एमजीआर की सोच थोड़ी उदार थी। द्रविड़ आंदोलन के नायक रामास्वामी पेरियार के लिए भी उनका सम्मान कभी कम नहीं हुआ। जिस तमिलनाडु में 50 के दशक में व्यक्ति पूजा के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला, उसी सूबे में एमजीआर की शख्सियत इतनी बड़ी बन गई कि उनके समर्थकों के लिए वो किसी देवता से कम नहीं रहे। साल 1977 से लेकर 87 तक एमजीआर 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। गरीबों के हक हुकूक की आवाज पूरी जिंदगी बुलंद करने वाले एमजीआर ने 24 दिसंबर 1987 को आखिरी सांस ली तो शोक में उनके करोड़ों चाहने वालों के आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा। चेन्नई में एमजीआर के अंतिम संस्कार में 10 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए। उसके बाद तमिल राजनीति में एक तेज तर्रार ब्राह्मण बाला की एंट्री हुई, जिन्हें दुनिया ने जयललिता के नाम से जाना, जो कभी फिल्मों में एमजीआर की हीरोइन हुआ करती थी। यह तस्वीर 1987 की, जब एमजी रामचंद्रन को श्रद्धांजलि देने के लिए जयललिता उनके घर पहुंची तो दरवाजे बंद कर दिए गए। उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। उस अपमान की आग ने उन्हें आयरन लेडी बना दिया। जयललिता खुद को एमजीआर की राजनीतिक विरासत की दावेदार बता रही थी, पर जयललिता के विरोधियों ने एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, जो सिर्फ 27 दिन ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाई। 1989 के चुनाव में एआईएडीएमके बुरी तरह हार गई। ऐसे में विरोधियों को मजबूरी में जयललिता को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाना पड़ा। जयललिता न कभी हार से विचलित हुई और न अपमान से। साल 1991 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसका उन्हें फायदा मिला। एआईएडीएमके को चुनावों में जीत मिली और जयललिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। पूरे 5 साल अपने हिसाब से तमिलनाडु को चलाया। कई कड़े और बड़े फैसले लेकर अपने करीबियों को संदेश दे दिया कि पार्टी हो या सरकार, वही सब कुछ है। तो जयललिता एमजीआर से सीख लिया कि ये कैसे राजनीति यहाँ एंटी हिंदी, इसको बचा के रखना, एंटी हिंदी सेंटिमेंट, और तमिल, लॉन्ग लिव तमिल, लॉन्ग लिव तमिल लेगेसी, लॉन्ग लिव तमिल कल्चर, ये सब ये रेटोरिक्स के माध्यम से ये जयललिता एमजीआर का लेगेसी को बढ़ावा करके राजनीति चलाया। 1996 में जयललिता विधानसभा चुनाव हार गई। डीएमके सत्ता में आई और करुणानिधि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे।
जयललिता के खिलाफ पुरानी फाइलें खुलने लगी। भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। जयललिता पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सियासत की चतुर खिलाड़ी जयललिता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले एनडीए के जहाज पर सवार हो गईं। जयललिता अपने हिसाब से सियासी गोटियां आगे बढ़ाती रही। कैलेंडर पलटा और मार्च 1999 में एक चाय पार्टी में सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। अप्रैल 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। जयललिता ने साबित कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगी और अपने हिसाब से करेंगी। 2001 के तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके को बहुमत मिला और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी जयललिता। लेकिन 130 दिन बाद ही भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने अपने करीबी ओ पनीर सेल्वम को सूबे की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन यह भी तमिल राजनीति का एक अलहदा अंदाज है कि जिस सूबे में व्यक्ति पूजा के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला हो, वहां पनीर सेल्व ने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठने की जगह जयललिता की तस्वीर रखकर शासन चलाया। कभी जयललिता बतौर मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर बैठती थी उस पर बैठे नहीं, हमेशा उनकी तस्वीर सामने रखकर कैबिनेट की मीटिंग की। कभी उनकी गाड़ी पर भी नहीं बैठे। पार्टी के भीतर और सरकार में जयललिता ही सब कुछ बन चुकी थी। जयललिता की राजनीति और विवाद दोनों साथ साथ आगे बढ़े। लोगों के दिलों पर राज करने की हर अदा उन्हें अच्छी तरह आती थी। तमिलनाडु की राजनीति जयललिता और करुणानिधि की परिक्रमा करने लगी। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी तमिलनाडु को साधने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से उनसे गठबंधन किया। यह भी तमिल राजनीति का तिलिस्म ही है, जिसे अब तक कांग्रेस तोड़ पाई और न बीजेपी। आज भी तमिल राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके की परिक्रमा कर रही है। हालांकि बीजेपी ने तेजी से तमिलनाडु में विस्तार किया है, अपनी वोट बैंक की जमीन को मजबूत किया है, पर हाल के दशकों में तमिल राजनीति के मूल तत्व धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे हैं। तमिल राजनीति में अब न ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध रहा, न ही हिंदी विरोध आंदोलन में धार बची, न ही वंशवाद के खिलाफ मुखर आवाज। वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए आज भी सियासी पार्टियां लोगों को मुफ्त की रेवड़ियों का सब्ज बाग दिखा रही हैं। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात होगी तमिलनाडु के चुनावी अखाड़े में खड़े नए महारथियों की। साथ ही चर्चा करेंगे क्या स्टालिन अपना किला बचा पाएंगे, क्या एआईएडीएमके को आगे कर बीजेपी तमिलनाडु की सत्ता में आ पाएगी, क्या सुपरस्टार थलापति विजय की सीटी लोगों को सम्मोहित करेगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।